नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का एक टॉपिक विशेष तौर पर तैयार किया गया है जो उत्तराखंड पीसीएस के साथ जो हाल ही में अब एग्ज़ाम होने वाला है उत्तराखंड एशियफ का। उस लिहाज से उत्तराखंड का जो नेचुरल वेजिटेशन है, उत्तराखंड यानी कि जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ की जो प्राकृतिक जो वनस्पति है, इस संदर्भ में हम आज कुछ बातें करेंगे। पहली चीज ये है कि उत्तराखंड का जो पर्वतीय क्षेत्र है, देखा जाए तो यहां पर वन संपदा काफी महत्वपूर्ण है। इस पर्वतीय प्रदेश में हमें साल, सागौन से लेकर चीड़, देवदार और उससे भी अगर ऊपर जाएं तो हमें जो चारागाह है एल्पाइन घास के रूप में, इस प्रकार का हमें फॉरेस्टेशन यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए यहां पर प्राकृतिक वनस्पति में काफी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। और उत्तराखंड के लिहाज से ये जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है, साल से लेकर देवदार तक का जो क्षेत्र है, ये हमारे प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण संपदा के रूप में है, एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। ठीक, तो आइए इसी पे हम चर्चा करते हैं कि ये जो फॉरेस्टेशन है, प्राकृतिक जो वनस्पति है, किसी भी क्षेत्र की हो, तो ये वास्तव में निर्भर किन बातों पर, किन कारकों पर करती है। तो पहले हम उन फैक्टर्स को समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड में यहाँ का जो महत्वपूर्ण नेचुरल फॉरेस्टेशन है या वेजिटेशन है। ठीक दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की जो वनस्पति है वो डिपेंड करती है कि उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति क्या है या उसकी भौगोलिक संरचना क्या है। और भौगोलिक संरचना के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है वो है जलवायु दशाएं, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम भौतिक संरचना में जाएं, भौगोलिक संरचना में जाएं, तो उस भौगोलिक संरचना में हमें दिखाई देगा कि उस क्षेत्र में कैसी कैसी स्थलाकृतियां हैं, कि भाई उस क्षेत्र में मैदान है, पर्वत का क्षेत्र है, पठार का क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है। ठीक, इसके अलावा भौगोलिक क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो इसके अलावा अगर हम जलवायु दशाओं की बात करें, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं किसी भी क्षेत्र की, और इसमें तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसको आप ध्यान रखिएगा। तापमान, वर्षण और उस पर डिपेंड करती है उस क्षेत्र की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। तो विश्व में हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो उस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति दो बातों पर निर्भर करेगी। एक तो वहां की भौगोलिक संरचना क्या है, यानी कि वहां की स्थलाकृति क्या है, और स्थलाकृति के साथ साथ वहां का सॉइल पैटर्न क्या है, वहां पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होगा वो होगा जलवायु दशाओं के रूप में, कि वहां पे क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। और इसमें तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, तापमान, वर्षण और आर्द्रता। तो ये जो भौगोलिक और दूसरा जो जलवायु जो संरचना है, जो कारक है, ये हमेशा क्या करता है, उस क्षेत्र के फॉरेस्ट पैटर्न को प्रभावित करता है। ठीक, इसीलिए अगर हम एक स्टेटमेंट पर ध्यान दें, एक बड़े इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर ने कहा भी है कि किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति वहां के जलवायु के दृश्य संकेतक होते हैं। ठीक, अगर हम किसी क्षेत्र में किसी पैटर्न को देखें, किसी वेजिटेशन को देखें, तो हम एक आइडिया उससे लगा देंगे कि यहां पर कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन है, यहां पर कौन सी जलवायु है। ठीक, जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें किसी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष दिखते हैं, ठीक, तो हम ये मान लेंगे कि इस क्षेत्र में तापमान क्या है, काफी कम है, यानी कि ठंडे प्रदेश की क्या है, प्राकृतिक वनस्पति है। इसी प्रकार अगर हम कहीं पर देखते हैं कि वहां पर नाखनी है, कैक्टस है, तो हमारा अनुमान लगेगा कि यहां पर एक प्रकार से क्या है, ये शुष्क क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति है। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि जैसा क्लाइमेट होगा वैसी वनस्पति होगी। इसलिए वनस्पति को देखने से हमें पता चल जाता है कि इस क्षेत्र का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी, वहां की जलवायु दशाएं क्या होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें उत्तराखंड के नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो यहाँ का पर्वतीय वन है, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है
ठीक, यहाँ की जो स्थलाकृति है वो एक प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र का है। ठीक, अधिकांश भाग पर्वतीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। ठीक, इसलिए यहाँ का जो मेन फॉरेस्टेशन है वो पर्वतीय वन के रूप में होगा, माउंटेन फॉरेस्ट के रूप में होगा। लेकिन पर्वतीय वनों में भी काफी भिन्नताएं आपको मिलेगी, और वो इसलिए मिलती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होगा वो होता है एक प्रकार से हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक, और जैसे जैसे हम पर्वतों में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर जब हम बढ़ते हैं, तो ऊंचाई के कारण क्या होता है, हमेशा किसी क्षेत्र का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान गिरता है। अगर हम इसको एक साधारण ज्योग्राफी के फिनोमेना में देखें तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है, और इसी गिरावट को हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप क्षरण दर। ठीक, तो तापमान गिरने का जो दर है ऊंचाई के साथ वो नॉर्मल लैप्स रेट के हिसाब से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर माना जाता है। तो कुल मिलाकर जब हम पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में लगातार कमी आती जाती है, और तापमान में जब लगातार कमी आती जाती है तो जो वर्षण का जो पैटर्न है या जो वर्षा की जो मात्रा है उसमें भी पर्याप्त अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए ऊंचाई बढ़ने पर जिस प्रकार से तापमान घटता है उसी प्रकार जो है वर्षण की मात्रा में भी अंतर आता है, यानी कि वर्षण की मात्रा में पहले वृद्धि होगी और उसके बाद फिर से क्या होती है, वर्षण की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती है, और इसीलिए आर्द्रता ह्यूमिडिटी में भी क्या होगा, पर्याप्त अंतर पाया जाएगा। ठीक, इसलिए अगर हम ऊंचाई के साथ जाएं किसी पर्वतीय क्षेत्र में या हिमालय क्षेत्र में, तो ऊंचाई के साथ तापमान घटेगा, वर्षण की मात्रा में भी क्या होगी, प्रत्येक ऊंचाई पर कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आएगा, आर्द्रता की मात्रा में भी क्या होगा, पर्याप्त अंतर होगा। तो जब हम ऊंचाई के हिसाब से पर्वतीय क्षेत्रों में चलेंगे तो इसीलिए जब इन जलवायु दशाओं में जो जलवायु के जो फैक्टर्स हैं, ताप, वर्षा और आर्द्रता, और इन सब पर डिपेंड करती है उस क्षेत्र की मृदा, तो जब ऊंचाई के साथ सब इन फैक्टर्स में परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है ऊंचाई बढ़ने पर जो है जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो वृक्ष हैं, ठीक, उनका जो पैटर्न है, उनका जो स्वभाव है उसमें भी क्या आएगा, पर्याप्त अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, इसलिए पर्वतीय वन के रूप में हम आज उत्तराखंड के संदर्भ में पढ़ेंगे कि यहां पर ऊंचाई के हिसाब से किस किस प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखिए, एक फॉरेस्ट को पैटर्न को हम पर्वतीय क्षेत्र में अप्लाई कर रहे हैं, और ये ऊंचाई बढ़ने पर एक एवरेज हाइट हमने ली है। ठीक, हालांकि एक्यूरेट हाइट हम इसमें नहीं ले सकते हैं। ठीक, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि भाई 1830 मीटर है, 2700 मीटर है या 3500 मीटर के ठीक ऊंचाई पर कोई फॉरेस्ट का पैटर्न चेंज हो जाएगा, बल्कि बीच में कुछ ना कुछ संक्रमण जोन भी यहां पर आएगा, जिसको हम इन्वायरमेंट की भाषा में इकोटोन भी कहते हैं। ठीक, इसलिए ये जो हाइट लिखी गई है कि जो अर्थ सरफेस है, सतह है, वहां से 900 मीटर की ऊंचाई, उसके बाद एक औसतन ऊंचाई लिखी हमने 1830 मीटर, देन 2700 मीटर, और ऊंचाई बढ़ी 3500 मीटर, और उसके बाद की कंडीशन जो है अलग है। अब यहां पर देखिए कि जब हम पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं लगभग, तो हमें इस एरिया में ये जो अपने आप में जो प्रत्येक क्षेत्र है ये अपने आप में वेजिटेशन बेल्ट्स के रूप में है, यानी कि एक प्रकार से वनस्पति कटिबंध है। ठीक, और इस प्रत्येक की जो हाइट है, इससे इसके कोई भी जो हाइट हम लेंगे, जो भी वेजिटेशन बेल्ट हम लेंगे, तो वहां पर अलग अलग प्रजातियों के हमें वृक्ष देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं कि सतह से अगर हम 900 मीटर की ऊंचाई पर बढ़े तो यहां पर जो पर्वतीय वन है, ठीक, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जो भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हो, खासकर पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है, तो इस ऊंचाई पर आपको जो है सब ट्रॉपिकल एंड डेकेडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि उपोष्ण और पर्णपाती इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और डेकेडियस पर्णपाती का मतलब होता है कि ये सदाबहार नहीं है, बल्कि वर्ष में जो पतझड़ का मौसम है, ठीक, जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु का जो समय है, उस समय ठीक ये क्या करते हैं, इनकी पत्तियां गिरने लगती हैं। तो इस ऊंचाई तक हम देखते हैं कि
इन पर्वतीय क्षेत्रों में सब ट्रॉपिकल एंड डेकेडियस फॉरेस्ट यानी कि उपोष्ण तथा पर्णपाती वनों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और जो ये क्षेत्र है उत्तराखंड में अगर देखा जाए, उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है जिसमें भाबर का इलाका है, तराई का इलाका है और यहां तक कि जो दून घाटी का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो उत्तराखंड का जो दक्षिणतम इलाका है, तराई, भाबर और दून घाटी का क्षेत्र, तो यहां पर किस प्रकार का फॉरेस्ट है? यहां पर है आपका उपोष्ण और पर्णपाती वनों की प्रधानता। और इन वनों का जो एग्जांपल्स है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है साल वृक्ष। ठीक, इनमें भी साल वृक्ष की सबसे अधिक प्रधानता है, इसका अपने आप में आर्थिक महत्व भी है। और साल के साथ अगर देखा जाए, मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूं, साल, सेमल, हल्दू इंपॉर्टेंट है, खैर, तुन। ठीक, तो ये जितने भी वृक्ष हैं इन इलाकों में, उत्तराखंड के इन दक्षिणतम इलाकों में जो अर्धशुष्क क्षेत्र हैं, जो एरिड एंड सेमी एरिड क्षेत्र हैं, वहां पर आपको इस प्रकार का फॉरेस्ट पैटर्न मिलेगा। और इन्हीं भागों में जहां वर्षा ज्यादा होती है, जहां पर आर्द्रता और नमी थोड़ा सा अधिक है, तो इन्हीं भागों में जो है इन वृक्षों में बेंत और बांस महत्वपूर्ण उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 900 मीटर की ऊंचाई पर उपोष्ण और पर्णपाती वन, और उसमें इस तरह के एग्जांपल्स हैं। उसमें भी दो कैटेगरी हमने की है कि जो एरिड एंड सेमी एरिड जोन्स है वहां पर साल, सेमल, हल्दू ये वृक्ष हैं, और जो थोड़ा सा आर्द्र क्षेत्र है इन भागों पर वहां पर बांस और बेंत जैसे वृक्षों की प्रधानता मानी जाती है। हालांकि इन सबकी कैटेगरी एक ही मानी जाएगी। इसके बाद और ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान गिरेगा, वर्षा में भी अंतर आएगा, मृदा की जो कठिनता है, क्योंकि ढाल ज्यादा है तो मृदा की जो परिपक्वता है इसमें भी काफी अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि एकाएक ऊंचाई बढ़ती रहे और एकाएक फॉरेस्ट का पैटर्न चेंज होता रहेगा। ठीक, बल्कि बीच का जो एरिया होगा, लगभग हम मान के चलते हैं कि जो ये वेजिटेशन बेल्ट है 900 मीटर से 1830 मीटर तक का जो इलाका है, जो ऊंचाई है, यहां पर उपोष्ण वन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ अब इनके साथ शीतोष्ण वनों को भी हम देख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कम ऊंचाई पर उपोष्ण वन और धीरे धीरे इनका एक मिश्रित फॉर्म मिलेगा, और शीतोष्ण वनों की जो है एक प्रकार से चीड़, जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इन प्रकार के वृक्ष भी यहाँ पे साथ ही साथ देखने को मिलेंगे। तो 900 से 1830 मीटर का जो वेजिटेबल बेल्ट है या जो वेजिटेबल जोन है, इसमें कम ऊंचाई पर उपोष्ण वन ही मिलेंगे, और थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ेगी तो हमें फिर जो है शीतोष्ण वन के रूप में चीड़ जैसे वृक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक, इसको आप व्यावहारिक रूप से भी अप्लाई कर सकते हो। इसको आप व्यावहारिक रूप से भी जब भी पर्वतीय क्षेत्रों में आप घूमने जाओगे तो इसको आप जरूर देख सकते हो। इसके बाद 1830 से लगभग 2700 मीटर की जो ऊंचाई का क्षेत्र है, ये वाला वेजिटेशन जोन, तो यहां पर अब केवल मिलेगा शीतोष्ण वन यानी कि टेम्परेट फॉरेस्ट, क्योंकि तापमान अब धीरे धीरे और कम हो रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। और यहां पर शीतोष्ण वनों में सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है आपका चीड़। ठीक, चीड़ के अलावा इसी जोन में जो 1830 से 2700 मीटर का जोन है, जिसमें वन पैटर्न है आपके पास शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो चीड़ के साथ साथ यहाँ पे कुछ ओक प्रजाति के वृक्ष भी मिलते हैं। और इन ओक प्रजाति के वृक्षों में बांज, जिसे कि उत्तराखंड में हरा सोना कहते हैं, इसके अलावा मोरू और खड़सू जैसे वृक्ष मिलते हैं। लेकिन इसमें भी एक ऊंचाई का क्रम है, और कहने का मतलब ये हुआ कि इन शीतोष्ण वनों में चीड़ के साथ साथ जो है ऊंचाई बढ़ने के साथ कम ऊंचाई से फिर अधिक ऊंचाई की ओर खरसू, मोरू और बांज जैसे वृक्ष देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन शीतोष्ण वनों में हालांकि चीड़ और ओक प्रजाति के वनों की प्रधानता है, लेकिन कुछ उदाहरण हमें उत्तराखंड की अगर बात करूं मैं, तो यहां पर इसी ऊंचाई पर शीतोष्ण वनों के रूप में कहीं ना कहीं बर्च, सिल्वर फर और बुरांस बड़ा इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिहाज से। तो बुरांस जैसे जो वृक्ष है वो भी हमें इस ऊंचाई पर इस पैटर्न में मिलेंगे, इस जोन में मिलेंगे। तो अपने आप में ये जो जोन है, ठीक, शीतोष्ण फॉरेस्ट का जो जोन है, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तराखंड के संदर्भ में रखता है। आगे बढ़ते हैं।
2700 मीटर से हम थोड़ा सा और ऊपर गए, लगभग 3500 मीटर। ये एवरेज हाइट है जितनी भी हमें लिखी है, एक्यूरेट नहीं है। तो लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर जब हम बढ़ेंगे 2700 से 3500, तो तापमान तो और गिरेगा, वर्षण की मात्रा में थोड़ा सा कमी आएगी, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर वर्षा कम होती है। वर्षा जो अधिकतम होती है वो किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के मध्य भाग में ज्यादा होती है, उससे नीचे और उससे ऊपर हमेशा क्या होती है, वर्षा की मात्रा में कमी आती है, जिसको कि हम आमतौर पर कहते हैं इन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षण के प्रारूप में परिवर्तन आना, उसकी मात्रा में कमी या वृद्धि का होना। तो लगभग 2700 से 3500 मीटर की ऊंचाई जब बढ़ी तो तापमान तो कम होगा, वर्षा की मात्रा भी कम होगी, आर्द्रता भी कम होगी, क्योंकि तापमान कम है तो आर्द्रता वैसे भी कम होगी। तो इस क्षेत्र में हमें कोल्ड फॉरेस्ट यानी कि शीत वन के रूप में, और जिन्हें हम प्रचलित भाषा में कहते हैं कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी जो वन है, इनकी प्रधानता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस ऊंचाई पर जो है, क्योंकि वर्षण कम है, आर्द्रता कम है, तो जो चौड़ी पत्ती वाले जो वृक्ष हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि इनकी पत्तियां बहुत नुकीली होगी। उन्हीं फॉरेस्ट को हम कहते हैं शंकुधारी वन या कॉनिफरस फॉरेस्ट। ठीक, और ये शंकुधारी जो वन है, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट है, ये भी अपने आप में क्या होता है, एक सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है, तो इस ऊंचाई पर जो शीत वन है शंकुधारी वनों के रूप में, दैट इज कॉनिफरस फॉरेस्ट में, इसका सबसे मुख्य वृक्ष माना जाता है देवदार। यानी कि देवदार के लिए काफी हाइट चाहिए। ठीक, काफी हाइट क्योंकि तापमान काफी कम होता है, इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, चाहे वो पूर्वी हिमालय हो जो कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, और जो हमारा पश्चिमी हिमालय हो जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है, तो अगर हम पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय की तुलना करें तो पूर्वी हिमालय में इतनी ऊंचाई आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे ग्रेटर हिमालय नहीं है, वहां पर आपको मिलेगा शिवालिक और लघु हिमालय। तो जब वहां पर इतनी ऊंचाई नहीं मिलती है तो पूर्वी हिमालय में आपको देवदार वृक्ष नहीं मिलेगा। तो भारत में जो देवदार वृक्ष है वो केवल पश्चिमी हिमालय में है, और जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल और उसके बाद जम्मू कश्मीर क्या है, प्रमुख राज्य है। ठीक, तो हम ये समझ गए हैं कि देवदार अधिक हाइट पर ही मिलेगा जहां पर तापमान कम हो। ठीक, पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। लेकिन इस देवदार के साथ साथ फर, स्प्रूस और ब्लू पाइन जैसे वृक्ष भी इसी शंकुधारी वन की कैटेगरी में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के वृक्ष भी देवदार के साथ अमूमन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, हालांकि हाइट ज्यादा है तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो बृहद हिमालय का जो भाग है, ग्रेटर हिमालय का जो पार्ट है, वहीं पर इस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे। लेकिन लघु हिमालय भी कहीं कहीं पर ऊंचा होता है, तो लघु हिमालय की कहीं पर अगर ऊंचाई है तो वहां पर भी आपको शंकुधारी वनों में इस प्रकार के वृक्ष आपको मिलेंगे। ठीक, तो डिपेंड करता है कि इसकी ऊंचाई क्या है। बेसिकली ग्रेटर हिमालय की ऊंचा होता है लघु हिमालय से, तो वहां पर इस प्रकार का फॉरेस्ट हमें आमतौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन लघु हिमालय में भी जहां पर ऊंचाई होगी वहां पर भी इस प्रकार के वृक्ष हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो हमारा लास्ट जो वेजिटेशन बेल्ट है वो 3500 मीटर से ऊपर की हाइट है। और अब यहां पर देखिए, जो हिमालय का जो एक एवरेज हम देखें, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में, तो 3500 मीटर को मैंने एक एवरेज हाइट के रूप में लिया है, और इसी को हमने एक प्रकार से टिम्बर लाइन कहा है। ठीक है, यानी कि वृक्ष की सीमा, यानी कि इस हाइट के बाद या औसतन इस ऊंचाई के बाद तापमान इतना कम हो जाएगा, वर्षण इतना कम हो जाएगा कि अब आपको नेचुरल वेजिटेशन में जो वृक्ष हैं, जो पादप हैं, वो पैटर्न आपको नहीं मिलेगा। इसलिए इस हाइट की जो सीमा है ये ऊपर नीचे हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, टिम्बर लाइन कहते हैं। तो टिम्बर लाइन पर्वतीय क्षेत्रों में वो ऊंचाई वाली रेखा होती है, या वो ऊंचाई है जिसके बाद आपको वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, अब इस 3500 मीटर टिम्बर लाइन से थोड़ा सा अगर कहीं पर ऊंचाई ज्यादा है पर्वतीय क्षेत्रों पे, तो वहां पर हमें एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, एल्पाइन वन। और एल्पाइन वनों की जो स्थिति है ऊंचाई के हिसाब से, तो लगभग 3500 मीटर से इसको हम मान सकते हैं 4200 मीटर तक भी हमें एल्पाइन वन देखने को मिल सकते हैं। और एल्पाइन वनों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास क्या, मीडोस चारागाह, जिसको जम्मू कश्मीर में हम मर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इन्हीं चारागाहों को जो बहुत ऊंचाई पर मिलते हैं, चाहे वो दयारा बुग्याल हो, बेदनी बुग्याल हो, पवाली कांटा हो, ठीक, तो उसको गढ़वाल में हम बुग्याल कहते हैं।
ठीक, कुमाऊं में इसी को हम पयार कहते हैं। तो बुग्याल और पयार बहुत ही महीन घास के मैदान होते हैं, अच्छे चारागाह होते हैं। तो ये सब एल्पाइन फॉरेस्ट में ही माने जाएंगे और जिनकी ऊंचाई जो है, जिनकी उपस्थिति पर्वतीय और खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में जो है 3500 मीटर से 4200 मीटर तक की रेंज है। तो इन हाइट्स को औसतन आप जरूर ध्यान में रखिए। इसके अलावा जो बुग्याल का जो क्षेत्र होता है, मीडोज का जो एरियाज होता है, तो यही क्षेत्र क्या होता है, जड़ी बूटियों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। यहां पर बहुत ही औषधि या जो औषधि युक्त जो मेडिसिनल यूज की जो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं वो आपको पर्वतीय क्षेत्रों में और कहीं नहीं मिलेगी, बहुत नगण्य है। तो इस प्रकार की जो जड़ी बूटी है जो कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती है, जिनसे बहुत सारी औषधियां बनाई जाती है, तो ये भी आपको इन्हीं एल्पाइन वन के साथ मिलेगा। और मैं देख रहा हूं उत्तराखंड में जो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जड़ी बूटियां हैं इनको भी आप जरूर नोट कर दीजिए। अनेमोन्स, जेंटियंस, पेटिलियंस, अरेनारिया आदि आदि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट जो जड़ी बूटियां हैं जिनका काफी मेडिसिनल यूज भी है, ये उत्तराखंड में इन्हीं एल्पाइन क्षेत्रों में मिलेगी जहां पर तापमान काफी कम होता है। ठीक, इसके बाद अगर कहीं ज्यादा ऊंचाई है, खासकर दीर्घ हिमालय में, तो उसके बाद तो फिर बर्फीला इलाका आ जाता है। ठीक, जहां पर हिमाच्छादित क्षेत्र होता है और जहां पर बर्फीला इलाका जाएगा तापमान इतना कम हो जाएगा कि वहां पर वो क्षेत्र वनस्पति विहीन हो जाएगा, वहां पर आपको वन नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब होता है कि एक और लाइन टिम्बर लाइन के बाद आएगी, उसे कहा जाता है स्नो लाइन। पर्वतीय क्षेत्रों में लगभग हर स्थान पर आपको स्नो लाइन एक हाइट पर मिलेगी और स्नो लाइन के बाद आपको वनस्पति, यहां तक कि अल्पाइन घास के मैदान भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस स्नो लाइन के बाद जो है हमें केवल और केवल क्या मिलेगा, हिम का जो क्षेत्र है, हिमाच्छादित जो क्षेत्र है जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उस प्रकार का ही क्षेत्र हमें यहां पर देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास कोई फॉरेस्ट पैटर्न इस हाइट के बाद नहीं है। ठीक, तो दोस्तों ये था उत्तराखंड के संदर्भ में यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, ठीक, जिसको हम कह सकते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। और ये डिपेंड करता है ऊंचाई के हिसाब से, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होंगी, तो जाहिर सी बात है फॉरेस्ट का पैटर्न भी यहां पर क्या होगा, चेंज होगा। एक और बात, कुछ और भी इसमें इंफॉर्मेशन है। पहली ये है कि मैं एक शब्द यहां पे लिख रहा हूं, प्योर स्ट्रैंड्स, या एक ही पैटर्न। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में जाएं तो हमें यहां पर जो भी वृक्ष मिलेगा, जो भी नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलेगा, वो हमें प्योर स्ट्रैंड्स में देखने को मिलता है, यानी कि एक ही पैटर्न में देखने को मिलता है। यानी कि अगर देवदार है तो हमें दूर तक देवदार का जंगल मिल रहा है, अगर चीड़ का क्षेत्र है तो दूर तक केवल चीड़ के जंगल है, उसके बीच में कोई और वृक्ष यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसे कहा जाता है प्योर स्ट्रैंड्स में वृक्षों का पाया जाना। और ये उत्तराखंड यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि देवदार, चीड़ या साल की बात करें तो हमेशा उस प्रकार का एक ही पैटर्न में एक ही वृक्ष की प्रजाति का क्या होगा, पूरा जंगल होगा। इसीलिए उनका दोहन करना भी आसान है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी क्या होता है, काफी अधिक होता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो शीतोष्ण वन है, शीत वन है, ये आर्थिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट वुड होता है, ये हार्ड वुड नहीं होता है। ठीक, मुलायम लकड़ी है, इसलिए इनका आर्थिक महत्व काफी ज्यादा है। ठीक, काफी महंगी लकड़ियां ये मानी जाती हैं। लेकिन समस्या उत्तराखंड के संदर्भ में यह है कि उत्तराखंड का जो अधिकांश इलाका है पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पे काफी फॉरेस्ट है। और राष्ट्रीय वन नीति वैसे भी कहती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे काफी वन होना चाहिए बजाय मैदानों के, क्योंकि मैदानों में तो हम कृषि कर सकते हैं लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में हम उतनी कृषि नहीं कर सकते हैं। इसलिए उस जो वन की जो भरपाई होगी वो पर्वतीय क्षेत्रों से ही होगी। उसमें उत्तराखंड भी अपने आप में क्या है, एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। ठीक, अब जब हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में काफी फॉरेस्ट है, ठीक, तो हम यहाँ पर इन वनों का दोहन नहीं कर सकते हैं, कई प्रकार के प्रतिबंध है। ठीक, और प्रतिबंध किस लिहाज से है, वो है पर्यावरणीय लिहाज से, क्योंकि हमारा जो टारगेट है राष्ट्रीय वन नीति में, तो जब तक पर्वतीय क्षेत्र में वन होगा, ठीक, तब तक हम उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उत्तराखंड में इन वनों का, जिनका की काफी इंपॉर्टेंस है, ठीक, इनका हम बहुत ज्यादा दोहन नहीं कर सकते हैं, सीमित रूप में कर सकते हैं। पर्यावरण का यहाँ पे हम नुकसान नहीं करते हैं।
इसलिए इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स होने के बाद भी हम इसका जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं कर पाए हैं, इसलिए उसकी भरपाई के रूप में हम हमेशा मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि हमें भी इसकी भरपाई के रूप में ग्रीन बोनस दिया जाए, जिस पर केंद्र सरकार ने एक प्रकार से सहमति जता दी है। ठीक, तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट पैटर्न, इस रूप में आप ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट, इसको नोट जरूर कीजिए, हर एग्जाम में काम आएगा, प्री और मेंस में। ठीक, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके सामने आऊंगा।